चैप्टर को फर्दर जो प्रीवियस हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो आज हमारा स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, अब उसका यूज हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या यूज होगा। तो देखिए, फर्स्ट यूज है टू चेक द करेक्टनेस of an equation. सेकेंड यूज है to deduce the relationship between different physical quantities। क्या जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ, विजुअल नहीं है? विजुअल नहीं है? ओके ओके, अब विजुअल है? ओके ओके, वहां तक दिखाई दे रहा है। अब ओके, इसमें देखो ना, यूट्यूब में क्लियर आ जाएगा। नहीं, यूट्यूब के थ्रू देखो ना, उसमें क्लियर आएगा। उसमें देखो, राइट। क्लियर है? हाँ, okay. To deduce the relationship between different physical quantities, and the third is to check the correctness. Sorry. Third is to convert a physical quantity to convert a unit from one system of unit to another system of unit। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जरा ध्यान कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसका यूज हम लोग क्या क्या करेंगे, एप्लीकेशन हम लोग क्या क्या यूज होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो एप्लीकेशन में बात करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। फर्स्ट बात करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सेकेंड, to deduce the relationship between the different physical quantities,
and the third to convert a unit from one system of unit to another system of unit. यानी किसी भी यूनिट को वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एप्लीकेशन हुआ, क्लियर है? ओके। तो अब सबसे पहले हम लोग इन्हें बारी बारी से एनालाइज करते हैं कि भाई ये यूज कैसे होंगे, इनका हम कैसे प्रैक्टिकली और प्रॉब्लमेटिकली हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, राइट डाउन कर लेना, राइट डाउन हो गया जी। हाँ, टू convert a unit from one system of unit to another system of unit. Okay? Okay. तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लोग यूज करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इसलिए जब हम बात करेंगे, तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, we can check the correctness of an equation. Right? With the help of principle of homogeneity, we can check the correctness of an equation. और इसके बारे में डिटेल हम लोग कल पढ़ चुके थे, फिर भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं, v square equal to u square plus 2as। तो भाई v मतलब वेलोसिटी, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एल टी माइनस वन का स्क्वायर। 2 तो नंबर है, दैट मीन्स डायमेंशन लेस। ए हमारा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, और एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द ए। तो अब जरा डायमेंशन हम देखें तो क्या आ रहा है, एल स्क्वायर टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग क्या चेक कर सकते हैं जी, किसी इक्वेशन का करेक्टनेस। और इसका डिटेल प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाँ ये कैसे कैसे यूज होगा, क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, सेकेंड जो एप्लीकेशन है, दैट इज टू डिड्यूस
the relationship between different physical quantities quantities और ये जो है ना दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड आपका मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रॉब्लम का आने का राइट इससे आपका प्रॉब्लम नीट में आएगा जेई में आएगा 11th क्लास में भी आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो देखिए with the help of dimensional analysis we can deduce the relationship among the different physical quantity among the different physical quantities when the relationship is when the relationship is in product form भाई ये कब यूज करेंगे जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए राइट हाँ बोलो बोलो बोलिए जी हाँ with the help of dimensional analysis we can deduce the relationship among the different physical quantities when the relationship is in product form ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तभी यूज कर सकते हैं जब रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म में राइट जब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में क्लियर है हाँ अभी बता रहे हैं आगे बढ़े और ध्यान रखिएगा दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब देखिए इसका यूज कैसे है देखिए इसका यूज हम लोग बात करते हैं सपोज कर लीजिए
deduce the relationship among force, mass and acceleration of a body। देखिए यहाँ पर एक हम लोगों ने सिंपल सा लिया है, it deduce the relationship among the force act on a body, mass and acceleration of a body, right? तो देखिए deduce the relationship among the force, mass and acceleration of a body। तो अब अगर हम बात करेंगे तो फोर्स, ये आप लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, इन, पता है ना जी, F इक्वल टू, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हमें नहीं पता कि F इक्वल टू ए में होता है, राइट? तो F इक्वल टू ए में हम निकालना चाहेंगे, तो यह निकालने का तरीका क्या होता है, ले F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर सम कांस्टेंट लेते हैं x, n टू द पावर x है, और F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x। तो हम बोल सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x, a टू द पावर, सॉरी ये y होगा, a टू द पावर y, क्लियर? F directly proportional to the power x, F directly proportional to a to the power y. So F is directly proportional to n to the power x, a to the power y। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटा करके और यहाँ पर सम कांस्टेंट डाल देते हैं, n to the power x, a to the power y, where c क्या है जी, c is कांस्टेंट, राइट? अब देखिए जरा डायमेंशन लिखते हैं, इधर डायमेंशन क्या हो जाए, a मेल t माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जी, a मेल t माइनस टू, राइट? ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, राइट? ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब देखिए इधर हमारे पास क्या है, सी, सी तो डायमेंशन लेस होगा, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। अब एन कर देखिए, मास हो गया, मास का डायमेंशन एन हो गया, एन टू द पावर एक्स, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू टू द पावर वाई, क्लियर है? अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एम एल टी माइनस टू, इस साइड में क्या आ रहा है, एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, टी टू द पावर माइनस टू, क्लियर है भाई? एम टू द पावर एक्स है, एल टू द पावर वाई है, टी टू द पावर माइनस टू वाई है। अब देखिए इक्वेटिंग equating coefficient of ml and t both side, यानी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पावर को इक्वेट करने के लिए, राइट? यहाँ देखिए एक साइड में हमारे पास क्या है, एल है, दूसरी साइड में क्या है,
एल है, एम है, टी है, तो हम क्या करेंगे कि उनके पावर को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। ओके, तो ऐसे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोथ साइड। देखिए, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोथ साइड, अगर दोनों साइड में हम पावर को इक्वेट करें तो जरा ध्यान देना, यहाँ एक्स, यहाँ क्या है, एम टू द पावर एक्स, जरा ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, इस साइड में एम टू द पावर वन है, इधर इधर क्या है, एम टू द पावर एक्स, राइट, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया थी, वन हो गया। ओके, अब इधर इधर में इधर में क्या है, एम टू द पावर वन है, इधर में क्या है, एम टू द पावर एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यानी एल टू द पावर वन है, इधर क्या है, एल टू द पावर वाई, यानी वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन, राइट। और एक जरा देख लीजिए, टी टू द पावर माइनस टू है, और इधर में क्या है, टी टू द पावर माइनस टू वन, यानी माइनस टू इक्वल टू माइनस टू वन, दैट मीन्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, वन। क्लियर है ना। तो अब देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है जी, तो y इक्वल टू वन आया, यानी रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, a इक्वल टू सम कांस्टेंट c n टू द पावर वन a टू द पावर वन, राइट। और हम लोग जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, n, दैट मीन्स c का वैल्यू हमारा क्या होता है, वन, राइट। तो इससे हम लोग क्या ला सकते हैं, रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखो, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, राइट। लेकिन हम यहाँ जो बना रहे हैं, हमें ये सोच के बना रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो हमने क्या किया जी, एफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, एम टू द पावर एक्स, एफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया ए टू द पावर वन। तो एफ हमारा क्या हो गया जी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई, एफ इक्वल टू सी एम टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई, जहाँ पर सी हमने क्या लिया है, कांस्टेंट। अब देखिए, आपने क्या किया, फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। मास का डायमेंशन एम हो गया, एम टू द पावर एक्स लिख दिया, ए का डायमेंशन क्या है जी, एल टी माइनस टू टू द पावर वाई। अब आपने टोटल क्या किया, सॉल्व कर दिया। ये इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या किया कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, उनका जो भी एक्सपोनेंट है, जो पावर है, पावर को आपने क्या किया, बोथ साइड इक्वेट कर दिया। तो जैसे ही इक्वेट किया तो एक्स का वैल्यू वन आ गया, वाई का वैल्यू वन आ गया, तो ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप हो गया, राइट। यानी अगर हम डायमेंशन फॉर्म में इसको लिखते हैं तो इन डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो, इन डायमेंशन फॉर्म में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम टू द पावर वन ए टू द पावर वन। क्लियर।
हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये कह- नहीं नहीं नहीं, ये टोटल मल्टीप्लाई है ना, ये जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ, ये जस्ट ऐसा है 2 × 2 × 3, राइट। तो 8 बार मल्टीप्लाई हो गया तो सब बराबर हो गया ना, तो सभी मल्टीप्लाई है ना। ओके, आगे बढ़े। ओके, देन एक और हम लोग लेते हैं, दूसरा एक और। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोग उसको फिर से निकालते हैं, ये सोच करके हमें नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन mass of the body and speed of the body. Deduce the relationship among them. तो deduce the relationship among them। अब देखो, हमें किस किस में चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हमने मान लिया, हम कैसे इसको सॉल्व करें, राइट। देखो, काइनेटिक एनर्जी तो हमने मान लिया के से, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखिए मास है तो m टू द पावर x ले लीजिए, और स्पीड है यानी आप v ले लीजिए, v टू द पावर y, राइट। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, v टू द पावर y हो गया। ओके, अब आप चाहें तो यहाँ पर k इक्वल टू सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, m टू द पावर x, v टू द पावर y। अगर ये c नहीं भी लिखना चाहे ना, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पर हम उनका डायमेंशन लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो होगा ml² t-2। देखिएगा, प्रीवियस हम लोगों ने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t-2। c तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा, m टू द पावर x होगा, और वेलोसिटी क्या होगा जी, L p-1 टू द पावर, राइट। एक्चुअली ये स्पीड है, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन की बात करें तो स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोले फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम L² t-, इस साइड में क्या होगा जी, m टू द पावर x, L/t-। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड तो इक्वेशन आ गया, अब करना क्या है जी, अब हमें इनका
पावर को इक्वेट करना है। तो देखिए, इक्वेटिंग exponent of fundamental physical quantity both sides, राइट। अगर बोथ साइड इक्वेट कर दे रहे हैं तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा जी, 1, जरा देखिए वाई, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एल टू द पावर वाई, यानी वाई का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, राइट। और यहाँ देखिए टी टू द पावर माइनस टू इक्वल टू टी टू द पावर माइनस वन, तो वाई इक्वल टू, क्लियर। तो अब इनमें रिलेशनशिप हमारा क्या है, जरा वो देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप आया J इक्वल टू सम कांस्टेंट n टू द पावर 1 v टू द पावर, और आप जानते हैं एक्चुअली क्या होता है, रिलेशन J इक्वल टू हाफ एन वी स्क्वायर। हाफ जो है ना वो कांस्टेंट का वैल्यू, यही हम लोगों का क्या है भाई, डायमेंशनल एनालिसिस का यही ड्रॉबैक है कि ये सी को फाइंड नहीं कर सकता, राइट। हाँ, बस इतना ही लिखेंगे, बस इतना ही हम लिख के छोड़ दें, समझे। ये क्या है, वो नहीं, वो हम नहीं ला सकते, ये क्या है, रियल रिलेशन। ये क्या है, रियल रिलेशन जो हमें पता है, राइट। ये हमारा क्या है, डिड्यूस रिलेशन। तो इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग बता सकते हैं, क्लियर है। यानी इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि उसके ऊपर ये कैसे डिपेंडेंट है, किस तरह से उसका बिहेवियर उस पर डिपेंड कर रहा है, और कैसे उसको ये फॉलो कर रहा है, समझे। आगे बढ़े, अब अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स ऑन
mass of the body radius of circular path and speed of the body. Deduce the relationship among them. अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हम लोग अभी तक नहीं जानते कि होता क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन बस हमें ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है जी वो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। भाई इन पर ये कैसे डिपेंड करता है एक बार हम जरा ये एनालाइज करते हैं और इनके बीच में रिलेशन लाते हैं। देखिए तो फोर्स है, चाहे कोई भी फोर्स है, तो हमारा क्या हो गया जी एफ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यानी m टू द पावर x ले लिया, देन रेडियस r टू द पावर y ले लिया, देन स्पीड यानी v टू द पावर j। अब देखिए तो आप लिख सकते हैं f इक्वल टू सम कांस्टेंट m टू द पावर x r टू द पावर y v टू द पावर j। f हमारा क्या होता है ml p - 2। अब देखिए m टू द पावर यानी m टू द पावर क्या हो गया x, रेडियस मतलब लेंथ हो गया दैट इज y, और यहाँ पर वेलोसिटी है एल पी माइनस दैट इज j। अब देखिए ये ध्यान रखिए ये 2 है और वो j है, तो यहाँ पर क्या हो गया ml p minus 2 again, so this is l to the power x, l to the power y इस साइड में आप ला सकते हैं इनटू l to the power z p to the power minus j। तो देखिए हमारे पास आ रहा है ml p minus 2 m to the power x l to the power y plus j and p to the power minus j। क्लियर है? राइट क्लियर है ना जी? अब देखिए तो x इक्वल टू यहाँ पर अब देखिए हमारा अब स्टेप क्या है जी, अब स्टेप है कि हम यहाँ पर इनका कोएफिशिएंट इक्वेट करें यानी पावर को इक्वेट करें। इक्वेटिंग पावर और एक्सपोनेंट both sides of fundamental quantity। राइट अब देखिए तो जैसे ही इक्वेट किया तो m इक्वल टू m टू द पावर x यानी x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब दूसरा में देखिए l इक्वल टू l टू द पावर y प्लस j, दैट मीन्स y प्लस j इक्वल टू क्या आया 1 आया। अब इधर आ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिए p टू द पावर -2 इक्वल टू p टू द पावर -j, तो यहाँ पर क्या हो गया जी -2 इक्वल टू -j, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, z इक्वल टू
तो z इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ से अगर z को लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं y प्लस, इधर देखो इधर पावर क्या है, इधर पावर 1 है ना, इधर में पावर 1 है ना, इसलिए हाँ अब ला रहे हैं ना, तो y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से 2 डाल दिया इक्वल टू 1, तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है जी, y इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस, क्लियर है, y का वैल्यू क्या आ गया -1, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ओके, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है जी -1, यानी रिलेशनशिप हमारा क्या आ रहा है, जरा ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ देखिए, तो रिलेशनशिप हमारे पास क्या आएगा, दैट इज f इक्वल टू, अब देखो हमारे पास n टू द पावर सम कांस्टेंट थी, n का पावर क्या है जी, n का पावर x था, m टू द पावर x, r टू द पावर y, v टू द पावर z, यानी f इक्वल टू सम कांस्टेंट m टू द पावर 1, ठीक है, r टू द पावर -1 और v टू द पावर क्या आ गया आपका, और यही रिलेशनशिप एक्चुअली जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इक्वल टू एम बी, हाँ लिख सकते हैं ऐसे, राइट, ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल रिलेशन, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, लेकिन डायमेंशन फॉर्म में ये हो गया, अगर इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम टू द पावर 1 r to the power -1 v price, एक्चुअली अगर डायमेंशन में लिखेंगे तो उसमें सिर्फ पावर में लिखा जाता है, एक्सपोनेंट में, उसमें वैसे नहीं, और एक्चुअल रिलेशन ये हुआ, ये हो गया एक्चुअल रिलेशन, राइट, और ये हमारे पास क्या है जी, उसका डेरिवेशन कि हम कैसे निकाल रहे हैं, ये फाइनल रिलेशन है, राइट, ऐसे फॉर्मूला लिखाएगा, लेकिन डायमेंशन फॉर्म में इस तरह से, ओके, इरेज करें, चलिए एक बार हम लोग लेते हैं प्रॉब्लम, टाइम पीरियड ऑफ a simple pendulum depends on length of pendulum in
acceleration due to gravity. Deduce the relationship among them. Deduce the relationship among them. तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टाइम पीरियड। देखिए हमें कुछ भी पता नहीं अभी कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है नहीं होता है, ये सारा कुछ भी पता नहीं। बस इतना हमें पता है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम जो होगा वो डिपेंड करेगा, वन थिंग जो है वो है लेंथ पर डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस पर डिपेंड करेगा जी? एक तो लेंथ पर डिपेंड करेगा और दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो लेंथ पर डिपेंड करने का मतलब है कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि दिस इज एल टू द पावर एक्स, राइट। हमने क्या लिखा? एल टू द पावर एक्स और दूसरा जी टू द पावर वन। ओके, तो अब जरा ध्यान दीजिए, तो t इक्वल टू सम कांस्टेंट एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर वन। अब देखो, तो टाइम का तो टाइम ही होगा, डायमेंशन लिख दीजिए, c कांस्टेंट है वैसे ही छोड़ दीजिए, लेंथ हमारा क्या हो गया? एल, दिस इज एल टू द पावर एक्स, जी एल टी माइनस टू टू द पावर वन। अब देखो, अब हम लोग अगेन क्या करते हैं जी? इक्वेट करते हैं पावर। तो यहाँ पर हम लोग जरा देख लेते हैं, इक्वेटिंग पावर बोथ साइड। इक्वेटिंग पावर बोथ साइड। तो यहाँ देखिए, पहला चीज ये हमारे पास क्या आ गया? टी आ गया, ये हो गया एल टू द पावर एक्स प्लस वन, और ये क्या हो गया? टी टू द पावर माइनस टू वन। ध्यान रखिए, ये हमने क्या किया? ओपन कर दिया। अगर आप चाहें तो फिर एक लाइन और लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग टी लिख दिए, एल टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, टी टू द पावर माइनस टू। सो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली टी इक्वल टू एल टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई। तो इसको आप क्या लिखें? एक्स प्लस वन एंड टी माइनस टू। क्लियर? अब देखो, इस साइड में क्या है जी? इस साइड में एक टी है, तो हम लोग पहले टी को लिखते हैं, टी इक्वल टू टी टू द पावर माइनस टू, यानी वन इक्वल टू माइनस टू, तो वाई इक्वल टू क्या बोलते हैं? माइनस वन बाई टू। अब देखो, इस साइड में एल नहीं है, तो एल अगर इस साइड में नहीं है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं? एल टू द पावर जीरो। एल टू द पावर जीरो इक्वल टू एल एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई आपका क्या हो गया जी? अगर बात करेंगे किसी का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये जीरो हुआ। क्लियर है? तो अब देखिए, एक्स वाई का वैल्यू क्या था जी? माइनस वन बाई टू। वाई का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया? माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? वन बाई टू। क्लियर है? एक्स का वैल्यू क्या आ गया? वन बाई टू। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, तो रिलेशनशिप क्या आएगा जी? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट C L टू द पावर x, यानी वन बाई टू। प्रोपोर्शनलिटी है ना अभी? हाँ, सॉरी, इक्वल। हाँ,
तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/2 हो गया, और g का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो g टू द पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, यानी t इक्वल टू आप बोल सकते हैं c सम कांस्टेंट, ये देखिए इसको आप लोग बोल सकते हैं √L/g लिख सकते हैं, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि तो ये √, ही है, आप देखो तो वो डिवीजन में है ना, g टू द पावर में, ओके क्लियर। तो इस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप ला सकते हैं, क्लियर है। इरेज करें, क्या करें, उस टाइप के नॉर्मली हमारे यूज नहीं होते, सुनिए मैं आपको और भी बता रहा हूँ। चलिए अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप आज बना के रखिएगा। फर्स्ट, बाइसेप फोर्स डिपेंड्स ऑन density of fluid volume of fluid displaced in acceleration due to gravity. Deduce the relationship among them. ध्यान रखिएगा यहाँ पर बाइंड से फोर्स क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फोर्स किस पर डिपेंड करेगा जी, डेंसिटी पर, वॉल्यूम पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन लाना है। दूसरा, density of a body density of a body depends on mass of the body and volume of body. Deduce the relationship among them.
नहीं जी, डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, समझे? एक और दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, पीछे वाले डायमेंशन का यूज होगा, उनके थ्रू आप निकलिएगा। थर्ड, अगर हम बात करेंगे सरफेस टेंशन, डिपेंड्स ऑन force on the line, force force act on an imaginary line from either side per unit length. That means surface tension जो है depends on force and length, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और surface tension depends on force and length. ये इरेज कर लेना नीचे वाला, force and length reduce the relationship among them. Reduce the relationship among them. तो आज के ये 3 होमवर्क रहा, कल हम लोग फिर 7 बजे मिलेंगे। ओके, चलिए, ओके, जरा ये देख लीजिए, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिपेंड्स ऑन फोर्स एक्ट ऑन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम अदर साइड्स पर यूनिट लेंथ, और surface tension depends on force and length reduce the relationship among them. Actually ये डिटेल में ऐसा भी नहीं होता, ये होता है from either both side, right? लेकिन हमें कोई यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पड़ रहा है जो हम उसको लिखें, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स और लेंथ पर, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ये जरूरी है। क्लियर है? ध्यान रखिए, ये प्रॉब्लम सेम है। ओके जी।